इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं विमल। सुबह एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो सुबह केसरी। वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। आज विमान हादसे की 2 घटनाएं सामने आई हैं। ये बेहद दुखद है। मुरैना में वायुसेना के 2 विमान अभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इनमें एक सुखोई 30 और दूसरा मिराज 2000 है। उधर राजस्थान के भरतपुर में एक चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह बेहद संवेदनशील विषय है और अभी इसी पर सरकार या सेना की तरफ से जानकारी भी ली जा रही है। लेकिन इस पर सोचना होगा कि हवाई हादसों को किस तरह से रोका जाए। इससे जुड़े सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि बेहद दुखद ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब से पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो वायुसेना के 2 विमान आपस में टकराए हैं। ये बहुत दुखद है और ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। ना आपने कभी देखा होगा और ना ही आपने कभी सुना होगा। ये पहली बार हुआ है। हालांकि आपको ये बता दें कि ये जो विमान है ग्वालियर एयरबेस से इन्होंने उड़ान भरी थी। उसके बाद मुरैना के पास जाकर दोनों आपस में टकरा जाते हैं और वहीं पर क्रैश हो जाते हैं। 2 पायलट घायल बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये देखिए, ये उसी समय की हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब दोनों विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। ये विमानों का मलबा है जो कि दूर दूर तक बिखरा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दोनों विमान क्रैश हुए। ये देखिए, जैसे ही दोनों विमान क्रैश हुए, किस तरीके से इसमें से आग लगने के बाद धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 2 पायलट घायल भी बताए जा रहे हैं। आज सुबह की यह घटना है। हालांकि इतिहास में अब तक ऐसा देखा नहीं गया कि वायुसेना के 2 विमान आपस में टकरा जाए। वो भी अभ्यास बताया जा रहा है कि दोनों का अभ्यास चल रहा था। अभ्यास के दौरान इन दोनों ही विमानों ने ग्वालियर से उड़ान भरी थी, ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और उसके बाद मुरैना के पास जाकर ये दोनों विमान आपस में टकरा जाते हैं और क्रैश हो जाते हैं। ये उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, इकट्ठे हुए। हालांकि ये जो विमान हादसा है उससे जुड़े हुए पहलुओं पर बारीकी से जांच होनी चाहिए। आखिर क्या वजह इसकी रही जिसकी वजह से विमान क्रैश हो गए, दोनों विमान क्रैश हो गए। क्या कोई टेक्निकल खराबी थी या फिर चालक की लापरवाही थी या फिर मौसम खराब होने की वजह से ऐसा हुआ? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब कोई भी विमान क्रैश होता है तो 3 मुख्य वजह सामने आती है। एक तो मौसम खराब होने की वजह होती है, या फिर चालक की लापरवाही होती है, या फिर उसके अलावा कोई ना कोई तकनीकी खराबी होती है जिसकी वजह से विमान क्रैश होता है। लेकिन वायुसेना के ये दोनों विमान, ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों ही विमान वायुसेना के और अभ्यास चल रहा था। हालांकि जो अब तक जानकारी निकलकर सामने आई है वो जानकारी ये है कि जब अभ्यास भी चलता है तब भी पायलट जो उसमें बैठते हैं बहुत सोच समझकर, समझदार और अनुभवी पायलट को उसमें बैठाया जाता है ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो सके। तो अभ्यास के दौरान ऐसा हादसा होता है, वो भी वायुसेना का विमान ये था। हालांकि मिराज और सुखोई की ताकत पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका स्वागत है। अनुपम तिवारी पूर्व वायुसेना अधिकारी, आपका भी स्वागत है। रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। टीपी त्यागी जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, सर बेहद दुखद घटना है क्योंकि 2 वायुसेना के विमान आपस में टकरा जाते हैं। हर किसी को दुख है इस बात का। देखिए, इसमें तो कुछ जी कि इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में पहले कभी हुई होगी, ये बहुत ही दुखद है। लेकिन जब कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है
तो उसमें या तो वो डॉग फाइट की वजह से होता है, अब यहाँ तो डॉग फाइट थी नहीं, कोई दूसरे देश का कोई जहाज था नहीं, या वो टेक्निकल फेलियर की वजह से क्रैश होता है। अगर टेक्निकल फेलियर रहा होता तो ग्राउंड पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उनमें कुछ ना कुछ खबर आई होती, तो टेक्निकल फेलियर के भी चांसेस करीब करीब रूल आउट किए जा सकते हैं। या फिर अत्यंत खराब विजिबिलिटी की वजह से होता है। वो विजिबिलिटी भी करीब करीब नॉर्मल थी, इतनी खराब नहीं थी। तो फिर चौथा कारण बन जाता है कि ये पायलट की चूक की वजह से हुआ। अगर हम पायलट की चूक भी इसे मान लें तो वो चूक कई गुना कंपाउंड हो जाती है, क्योंकि जैसा आप बता रही हैं कि मिड एयर कॉलिशन हुआ है। मिड एयर कॉलिशन तो किसी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कोई दूसरे देश के जहाज नहीं थे, एक ही देश के जहाज थे, ट्रेनिंग में थे, और इसमें सुखोई था। आपने अक्सर इंडियन एयरफोर्स डे में देखा होगा कि सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट कैसे हवा में कलाबाजी खाता है, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में अपना एयर के अंदर कोर्स चेंज करने की उसमें क्षमता है। सफिशिएंट उसके अंदर इक्विपमेंट है इस बात के कि कोई दूसरा जहाज उससे आके ना टकराए। ऐसे में दो जहाजों का टकरा जाना, और वो भी कहाँ, यानी कि ग्वालियर एयर बेस से चलते हैं और मोराना 3-4 मिनट में वहां पहुंचे होंगे, उसमें टकरा जाना एक फ्रेंडली दूसरे जहाज से, तो ये तो इंडियन एयरफोर्स के ऊपर एक इंसल्टिंग होगा, धब्बा होगा। अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। पायलट उसमें दोनों बच गए हैं, अच्छी बात है। मेरा ख्याल है तीसरा पायलट जो मिराज का था उसके तो ढूंढना अभी बाकी है, हालांकि एक हेलीकॉप्टर भेजा गया है उसको तलाशने के लिए। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कंडीशन। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता। एक स्टूडेंट की क्षमता का पता इस बात से लगता है कि उसका टीचर कैसा था जी। अगर इसमें पायलट की कोई कमी रही है तो जो ट्रेनर है उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है, और जो ट्रेनर है उनके लीडर कौन थे उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। ये इस किस्म का मिड एयर कॉलिशन तो कल्पना के बाहर है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब हालांकि उसका रेस्क्यू का काम चल रहा है, शिवराज जी ने भी कह दिया पूरी मदद करो, डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया, लेकिन ये तो वो काम है जो पोस्ट एक्सीडेंट है। प्री एक्सीडेंट हमारा काम तो ये है, देखिए अगर एक नेता चुनाव लड़े और हार जाए तो वो दोबारा लड़ सकता है, लेकिन एक सिपाही तो अपनी जान का बलिदान एक बार ही दे सकता है। लिहाजा हमारे पास दूसरी गलती करने का चांस नहीं होता, और इसलिए पहली गलती ना हो, इसलिए जो हमारी ट्रेनिंग है वो एक लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, वो भी ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड के ऊपर फिर भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। एयर के अंदर तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। तो ट्रेनिंग के दौरान दो जहाजों का ऐसे खत्म हो जाना, हमारे पास इंडियन एयरफोर्स में वैसे हवाई जहाज की कमी है। जितने 45 स्क्वाड्रन चाहिए वहाँ 32-33 स्क्वाड्रन है। एक हवाई जहाज बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइटर एयरक्राफ्ट। और ये जो सुखोई है, ये सुखोई तो इसके रफेल के साथ में एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनाता है। एक सुखोई का कम होना यानी कि एक राफेल के लिए एक मददगार का कम होना है, वरना इन दोनों का बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। तो ये बड़ा भारी नुकसान है। और एक पायलट, मान लीजिए अगर एक पायलट भी इसमें गया है, पायलट को भी आप उतना ही इंपॉर्टेंट समझिए जितना एयरक्राफ्ट है। इजिप्ट के आए थे यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट, किस लिए? उनकी एक बात ये भी थी कि भाई हमारे यहाँ पायलट भेजिए हमारे पायलट्स को ट्रेन करने के लिए, जैसे यूक्रेन के पायलट जा रहे हैं अमेरिका में ट्रेन होने के लिए। तो एक एक पायलट के तैयार होने में जो काबिलियत, जो समय और जो पैसा खर्च होता है वो ट्रिमेंडस है।
तो एक पायलट का लॉस भी हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है। ये बहुत बहुत दुखद हादसा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जांच एब्सोल्युटली, टोटली, रिलीजियसली, सीरियसली होनी चाहिए और लाइन ऑफ चेन के अंदर जितने भी लोग अकाउंटेबल हैं उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर पायलट की गलती हुई तो क्या पायलट की कैपेबिलिटी, उसने शराब तो नहीं पी रखी है, कोई और तो वजह नहीं है, मेडिकल तो वो फिट है, क्या ये सब चीजें अगर चेक की जानी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि चेक की गई होती, लेकिन उसके बाद भी अगर ये हुआ है, इट इज एक्सेप्शनली अनफॉर्चुनेट मैम। ठीक, लौटेंगे आपके पास। अनुपम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, सर आपसे समझेंगे, दो विमान एक साथ किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं? काजल जी, जितनी मेरी सर्विस रही है, मैंने आज तक नहीं सुना है कि दो विमान एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के एक ही दिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ऐसा पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ है। यानी कि एक अभूतपूर्व घटना हुई है और इस घटना की जांच, जैसे कर्नल त्यागी बोल रहे थे, इस जांच के हर एक बिंदु को देखना पड़ेगा, ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आखिर कहां पर समस्या आई थी, कहां पर गलतियां थी, ये ह्यूमन एरर थी या टेक्निकल एरर थी या वेदर का कोई फिनोमेना था। सारे एंगल्स को चेक करना पड़ेगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। इसमें एक चीज जरूर है कि इंडियन एयरफोर्स के लिहाज से ये बहुत बड़ी क्षति है। दो फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि हमारी एयरफोर्स की ताकत है, सुखोई 30 और मिराज 2000, जिनसे हमने कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सफलतापूर्वक अभियान तक को अंजाम तक पहुंचाया है, उन दो जबरदस्त फाइटर एयरक्राफ्ट का इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाना एक ही एक्सरसाइज के दौरान ये चौंकाता है और ये परेशान करता है। इसलिए हमको एयरफोर्स के ऑफिशियल वर्ड्स को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा। अभी सिर्फ कयासों का दौर है और मैं कम से कम कोई कयास नहीं लगाना चाहता हूं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि एयरफोर्स का कोई भी विमान जब दुर्घटनाग्रस्त होता है तो मुख्यतः 3 चीजें जिम्मेदार होती हैं। वेदर में समस्या हो सकती है, पायलट एरर हो सकती है यानी ह्यूमन एरर हो सकती है, और तीसरा फिर मटेरियल फेलियर हो सकता है, किसी मटेरियल का माल फंक्शन हो सकता है। तो तीनों में से कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन वजह क्या है, जो भी रही हो, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, एयरफोर्स को इसके पुख्ता बंदोबस्त करने पड़ेंगे। बिल्कुल, रमेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, अभ्यास के दौरान ये हादसा हुआ है, अभ्यास चल रहा था उसी समय ये हादसा हो जाता है। शायद ये पहली बार ये घटना हुई हो जिसमें कि दो विमान एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। आपका तर्क? देखिए, अभ्यास के दौरान ये घटना हुई है और एक अभ्यास हमारा जापान के साथ में 2-3 दिन से चल रहा है। हमारी एयरफोर्स जो सेना वो जापान में पहुंची हुई है, उनके साथ में अभ्यास कल शाम को संपन्न हुआ है और वहां की एयरफोर्स की सेना ने हमारी एयरफोर्स की सेना को बड़ी तारीफ करी है कि बहुत नई टेक्निक, नई चीजों से लैस है। लेकिन वो उसके उलट हमारे खुद भारत के अंदर ये चीजें घट जाती हैं, तो ये बड़ा चिंतनीय है और बड़ा सोचनीय विषय है। ये पूरे जांच का विषय है। देखिएगा, एयरफोर्स के भी ऑफिसर्स बता रहे थे और कि ये घटना निश्चित तौर पे जांच की तरफ जाती है। जब आप अभ्यास करते हो तो उससे पहले सारे इक्विपमेंट और सारे आपका तकनीकी और सब चीजों की जांच होती है। एक एक पुर्जे, एक एक पायलट कैसे उड़ाएगा उसका भी अभ्यास होता है, क्या कौन से रूट पे जाना है एटीसी को, उसके पास पूरी जानकारी होती है और तकरीबन ये एयरफोर्स विंग और एयरफोर्स से लेकर सरकार तक की सब जानकारी होती है। उसके बावजूद में और जो जहां हादसा होता है उसकी दूरी 25 मिनट की होती है कि 25 मिनट में आपको पूरा अभ्यास आपको पूरा करके दिखाना है। उसमें जब आप उड़ान भरते हो 6 मिनट के बाद में आप क्रैश हो जाते हो, उसके बाद ये सारी चीजें मतलब सोचने पर मजबूर करती है। एयरफोर्स आज हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अगर कोई भी हादसा हो जाता है, लड़ाई या किसी भी बॉर्डर पे होती है, तो हम लोग लड़ने के लिए सक्षम है। हालांकि उन चीजों से नहीं जोड़ना चाहिए, इसमें हमारे अंदर क्या खामियां हैं उन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। इसमें देखो, सरकार का कोई दोष नहीं। अगर आप सरकार को कहो कि सरकार की कोई कमी है, सरकार ने तो आपको दे दिया है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप इसको देखो, सही तरीके से इसको निर्वाह करो। तो वहां पे मुझे लग रहा है अधिकारियों की कोई गलती है या जिस तरीके से ये एक अभ्यास का जो मैप बनाया गया, सबसे बड़ी बात कमी कहाँ पे रह गई ये अभी तक स्पष्ट भी नहीं हो पाया है। वजह क्या थी इसकी? वो एकदम देखो, वो एकदम नहीं आ पाएगी। देखो, जांच कमेटी बनेगी और फिर उसका 1 या 2 हफ्ते की जो जांच कमेटी का जो अवधि जो निर्धारित की जाएगा उसके बाद ही निकल के आएगा। लेकिन निकलेगा बहुत कुछ निकलेगा अगर निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाए और ये ब्लैक हॉक्स जो मिलेगा उसके बाद में चीजें जब निकल के आएंगी, मुझे लग रहा है बहुत चीजें सामने आ जाएंगी।
जी, टीपी त्यागी जी सर, आपसे मेरा सवाल ब्लैक बॉक्स को लेकर होगा, क्योंकि अक्सर चर्चाओं में रहता है ब्लैक बॉक्स में बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जिससे सब कुछ पता चल सकता है कि कब विमान कितनी रफ्तार से उड़ रहा था, ऊंचाई कितनी थी और क्या बातचीत विमान के अंदर हो रही थी। ब्लैक बॉक्स के बारे में आपसे समझेंगे। आप ही ने बता दिया है, ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डिटेल्स की हर जानकारी रहती है। हाँ। उसमें वेदर की जानकारी भी रहती है, एल्टीट्यूड की जानकारी भी रहती है, उसमें अगर कोई मैकेनिकल फेलियर होता है तो उसकी जानकारी भी आ जाती है। उसमें हर तरह की जानकारी, यानी कि कितनी स्पीड पे जहाज उड़ रहा था, उस समय जब ये एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे कोऑर्डिनेट क्या थे, जीपीएस जानकारी, तो ये सारी जानकारी ब्लैक बॉक्स में आ जाती है। मेरे दोनों को पैनलिस्ट जो है बहुत अच्छा कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि जब जांच होगी, जांच के बाद निकलेगा। जांच तो जब होगी, लेकिन कॉमन सेंस भी तो कुछ कहती है। एक कॉमन सेंस इज एलीज टू बी मोस्ट अनकॉमन। असाधारण लगती है कॉमन सेंस, लेकिन होती सबके पास है। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर ये डॉग फाइट की वजह से होता तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता। अगर इसका क्रैश वेदर की वजह से होता तो वो मान नहीं सकते, क्योंकि वेदर ठीक था। अगर इसका क्रैश टेक्निकल फेलियर की वजह से होता तो पायलट ने कुछ ना कुछ जानकारी तो ग्राउंड पे जो उनका कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, जो ग्राउंड बेस्ड स्टेशन है, वहां दी होती। यानी कि जब आप इसको शॉर्ट लिस्ट करो तो ऐसा लगता है कि ये पायलट की चूक से हुआ। अब पायलट की चूक से हुआ तो उसमें ये चूक कितनी बड़ी थी? पहली बात, मुरैना का डिस्टेंस ग्वालियर से कुछ भी नहीं है, यानी कि 4-5 मिनट में वो वहां पहुंच गया होगा। और आप फ्रेश उड़े हैं, ये भी नहीं कि किसी किस्म की कोई थकान है। ग्वालियर के एयरबेस से आप उड़े हैं तो 4-5 मिनट में कोई फटीग नहीं आती। ये चीजें चेक कर ली गई होगी कि भाई जो पायलट है उसने कहीं कोई शराब तो नहीं पी हुई थी, वो मेडिकली फिट तो था, वो कैपेबल तो था उड़ाने का। तो फिर अगर ये ऐसा हुआ कॉलिशन, तो अगर कॉलिशन हुआ तो क्या पायलट अपना कोर्स चेंज नहीं कर सकता था? क्या पायलट के पास इस तरह के साधन नहीं थे? क्या वो हवा में मैन्योवर नहीं कर सकता था? जो कैपेबिलिटी सुखोई में फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में अपना रास्ता बदलने की है, मैन्योवर करने की है, कलाबाजी की है, वो किसी भी तरह से आप कॉल्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मिराज की गलती भी थी तो भी सुखोई वाला, और सुखोई में 2 पायलट थे, ये भी नहीं कह सकते कि साहब उसमें एक पायलट जो था वो कम ट्रेंड था। उसमें निश्चित रूप से एक ट्रेन पायलट रहा होगा, एक उसमें कम ट्रेन पायलट जो सीखने के लिए शायद बैठाया हो वो रहा होगा, तो ये भी नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिला के ये निकल के आता है कि इसमें पायलट की चूक हुई। अब जो पायलट की चूक हुई उसे हम केवल पायलट पे नहीं डाल सकते, हम उसे पायलट को ट्रेनिंग देने वाले पर भी डालेंगे, और जो ट्रेनिंग दी है जिसने, उसका जो लीडर है उसके ऊपर भी डालेंगे। जब एक कमांडिंग ऑफिसर को किसी जीत का सेहरा मिलता है तो कमांडिंग ऑफिसर को डिफीट की बेइज्जती भी सहनी पड़ती है। तो ये जो मामला है हिंदुस्तान के इतिहास में, इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। मेरे दोस्त अनुपम तिवारी आपको बता रहे थे, मैं भी आपको कह रहा हूँ, तो इसको हम आराम से यूं ही नहीं ले सकते। और इसमें केवल ये कह के कि पायलट की चूक थी, पायलट हालांकि बच गए हैं, हम हट नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से, क्योंकि हम, हमारे लिए सुखोई और मिराज है, ये वही मिराज है जिसने F-16 को, अभिनंदन ने इस मिराज 2000 से F-16 को पाकिस्तान में ध्वस्त किया था। कैपेबिलिटी उसकी भी कम नहीं है, पर सुखोई तो उससे कहीं ज्यादा है। ये मान लिया कि मिराज एक बहुत पुराना जहाज है, बल्कि रशिया के लोग जो कभी कभी ये कहते हैं कि साहब हमको तो समझ में ही नहीं आता, आश्चर्य होता है कि आप इतने पुराने जहाज को अब तक उड़ा रहे हैं, पर हमने इसको डेवलप किया है, मॉडिफाई किया है। तो मिराज भी और ये भी दोनों, इन दोनों जहाजों का टकरा जाना
इन दोनों जहाजों का टकरा जाना और उसके बाद गिरना, अब हम सॉलेस ये कह सकते हैं, अब देखिए कितना अच्छा हुआ कि ये बिल्टअप एरिया में नहीं गिरा, नहीं तो कोलेट्रल डैमेज होता। और देखिए कितना अच्छा हुआ कि 2 पायलट बच गए। हाँ, ये 2 पायलट बच गए, ये तो अच्छा हुआ। तीसरा पायलट मारा भी गया, और एक पायलट को भी आप एक एयरक्राफ्ट के बराबर ही समझिए। पायलट की बड़ी कीमत है, पायलट को तैयार करने में बड़ा समय लगता है। एक पायलट इंपॉर्टेंट है। बाहर के देश हमसे हमारे पायलट मांगते हैं कि साहब हमको ट्रेन करने के लिए उन्हें भेज दो। अभी इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने भी मांगा। तो एक पायलट का मारा जाना, 2 एयरक्राफ्ट का क्रैश हो जाना, ये इंडियन एयरफोर्स के लिए क्षति तो एक तरफ है, क्षति तो है, ये इंसल्ट भी है, और ये देश के लिए भी एक खतरा है, क्योंकि इस वक्त नॉर्मल कंडीशन नहीं है। चाइना और पाकिस्तान हमारे, चलिए ठीक। अनुपम जी, आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि वायुसेना हमारे देश की आन बान शान है। सुखोई और मिराज इतनी ताकत रखते हैं, बल्कि देश उनकी ताकत नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनकी ताकत जानती है। हालांकि अब से पहले भी हमने देखा, हम कुछ और विमान हादसों की बात करेंगे, अब से पहले भी हमने कई बार देखा है जो कि विमान हादसे होते हैं उसमें लोगों की मौत भी हो जाती है। कैसे इन विमान हादसों को रोका जा सकता है? देखिए, कई सारे पहलू हैं। विमान हादसों को रोका जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है, और उसके ऊपर लगातार भारतीय वायुसेना काम भी करती रहती है। आप देखिए, जो भी विमान हादसे ज्यादातर हमको देखने को मिलते हैं वो पुरानी मशीन्स के होते हैं, MiG-21 के होते हैं। MiG-21 के बहुत सारे हादसे हुए हैं, और उसके पीछे कारण क्या थे वो अभी कर्नल त्यागी आपको बता ही रहे थे। बहुत पुरानी मशीनरी है, और जहां से वो आती है रूस से, रूस भी आश्चर्यचकित रहता है कि MiG-21 को हिंदुस्तान कैसे उड़ा पा रहा है। लेकिन अगर हम सुखोई 30 और मिराज वगैरह की बातें करें, ये तो अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट है। मिराज 2000 की अपनी एक लिगेसी रही है। कारगिल वार में मिराज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेजर गाइडेड बम्स को सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान के अंदर मिराज 2000 ही था, जिसको कारगिल वार में दुश्मनों को नाके चने चबवाते हुए पूरी दुनिया ने देखा था। तो और सुखोई 30 भारतीय वायुसेना की रीढ़ है। इस समय जो हमारी सबसे बड़ी जो ताकत है, एयर पावर है, वो सुखोई 30 है। राफेल जरूर है, अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट है, लेकिन चूंकि वो अभी संख्या में कम है, इसलिए हमें अगर कोई जंग होती है तो सुखोई को ही अपने बैकअप के लिए रखना पड़ेगा, और इसी से ही लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। और सुखोई चूंकि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, तो ये आपके ऑफेंसिव को और डिफेंस को दोनों को मजबूत कर देता है। तो इन 2 अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट का हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, मैं इसको अभी तब तक टकराव नहीं कहूंगा कि आपस में टकराए थे, जब तक ऑफिशियली एयरफोर्स नहीं बता देती है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहां पर कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुए। दोनों एयरक्राफ्ट साइमल्टेनियसली गिर गए, या आपस में टकरा गए, या कुछ भी हो सकता है। देखिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ह्यूमन बीइंग उड़ने के लिए नहीं बना है, लेकिन जब वो हवा में उड़ता है अपनी टेक्नोलॉजी के बदौलत, तो उस समय कुछ भी हो सकता है। तो जब कुछ भी हो सकता है तो उसके ऊपर कयास लगाना जल्दबाजी होगी। लेकिन हमको इन ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जिससे कि विमान हादसे कम से कम हो। और बिल्कुल सही कहा था कर्नल त्यागी सर ने कि ये 2 एयरक्राफ्ट का गिरना मतलब इंडियन एयरफोर्स को बहुत बड़ी चोट है। एक पायलट का जाना इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी चोट है, लेकिन हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये चोट दोबारा ना लगे। और इसी वजह से जब भी इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, इंडियन एयरफोर्स के पास एक वेल सेटल्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसके तहत कुछ दिनों के लिए उस सारी फ्लीट को डाउन कर दिया जाता है जिसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और जब तक कारणों का पता नहीं चल जाता है, क्योंकि देखिए कारण कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन एरर की बात हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। मान लीजिए टेक्निकल फेलियर है, मान लीजिए कोई एक खास कलपुर्जा एयरक्राफ्ट का है, उसने एक एयरक्राफ्ट को धोखा दे दिया, उसको गिरा दिया, तो और वैसे ही कलपुर्जे बाकी पूरी फ्लीट में लगे हुए, तमाम एयरक्राफ्ट में लगे होंगे। इसी वजह से पूरी फ्लीट को तब तक के लिए डाउन कर दिया जाता है जब तक ये ना पता चल जाए कि कौन से कलपुर्जे में खामी थी, और फिर उस कलपुर्जे के तरह के कलपुर्जे जितने एयरक्राफ्ट में लगे सबको चेक किया जाता है, और सब कुछ इंश्योर किया जाता है कि ये घटना इस अगर पुर्जे की वजह से हुई तो वो दोबारा ना हो पाए। तो एक बहुत ही सख्त ऑपरेटिंग प्रोसीजर इंडियन एयरफोर्स के पास, उसके तहत ये कोशिश करते हैं कि हमारे कोई भी एयरक्राफ्ट इस तरह की दुर्घटना दोबारा ना होने पाए। हम गलतियों से सीखते हैं, और एयरफोर्स की बिल्कुल गलतियों से सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लौटेंगे सर आपके पास, लौटेंगे। रमेश जी, आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि बताया जाता है कि भारतीय वायुसेना उड़ान से पहले विमानों की व्यापक जांच करती है, सुरक्षा पहलू पर पूरा ध्यान रखती है। क्या आप मानते हैं कि MiG-21 को हटाने को लेकर फैसला बहुत बाद में हुआ? मेरे से सवाल करा है? जी जी, आपसे रमेश जी। देखिए काजल, इसमें क्या है, बिल्कुल आपने सही कहा, सब तकनीकी जांच होती है, और उड़ाने से लेके, पायलट से लेके, रूट से लेके, ATC इंटरनल जो इनका ATC होता है, दोनों तरफ से उनकी सारी चीजें होती हैं। लेकिन अभी बात आ जाती है लौट फिर के, जब कोई विमान हादसा हो जाता है तो उसका ब्लैक बॉक्स जो होता है
उस पे सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन मुझे लग रहा है दोनों हमारे पैनल में जो को पैनलिस्ट हैं, इनको ये बात सही से पता है, और वो बात हमें और आपको काजल नहीं पता होगी और पूरी दुनिया को भी नहीं पता होगी, आम लोगों को। वो ये होती है एयरफोर्स या कोई सेना की जो इंफॉर्मेशन होती है बहुत हिडन होती है, वो बाहर कभी भी नहीं आ पाती है। ब्लैक बॉक्स में क्या हुआ उस समय, जो 3-4 मिनट में जो घटना की एक एक बिंदुवार सारी चीजें उसमें जमा हो जाती हैं। वो जब सरकार सुनती है, जब एयरफोर्स सुनती है, तो बहुत कुछ ऐसे निकलता है। क्या बिपिन रावत साहब के साथ में क्या हुआ था, और कई सारी ऐसी घटना है। कभी आपने बताओ वो ब्लैक बॉक्स में जो चीजें आई हैं वो कभी डिस्क्लोज हुई, कभी नहीं हो पाई है। बिल्कुल। तो बहुत सारी खामियां ऐसी निकलेंगी। अभी कर्नल त्यागी साहब ने बिल्कुल सही कहा, क्या पायलट अनफिट था, क्या पायलट ने ड्रिंक की हुई थी, बहुत सारी संभावनाएं ऐसी हो सकती हैं, बहुत सारी। एक बात बताओ, 5-6 मिनट के रास्ते में आपको उड़ाना था, उसमें ही आप क्रैश हो जाते हो। क्या आप अनफिट थे या प्लेन उस कंडीशन में नहीं था? अगर आप ये कहो कि मौसम खराब था, ये दलील इस बार नहीं चलेगी। मौसम बिल्कुल साफ था, विजिबिलिटी बहुत बढ़िया थी, सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बावजूद भी आपने एयरफोर्स पे और इतने बड़े तंत्र के ऊपर आपने एक धब्बा लगाया है, तो मुझे लग रहा है इससे मनोबल भी गिरता है। चाहे एयरफोर्स हो जाए, चाहे दूसरी सेना हो, उससे हमारा मनोबल भी गिरता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसमें जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो जांच होनी चाहिए, और जांच में जो भी पहलू सामने आए उसको हिडन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, दोषी को जांच सजा का मिलनी विषय चाहिए। है, समय की कमी है सर, बिल्कुल जांच का विषय। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुपम जी आपका भी शुक्रिया, रमेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, कर्नल टीपी त्यागी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय सेना के 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, इनमें एक तो अत्याधुनिक 4थी पीढ़ी का विमान है। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और होगा भी, क्योंकि किस तरह से आसमान की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है इस पर भी विचार होना चाहिए, खासकर तब जबकि मिग हवाई दुर्घटनाओं को रोककर लेकर कहा जाता है, और वो काफी पुराने हो चुके हैं। लेकिन आज के इन हादसों ने एक बार फिर से सोचने के लिए विवश कर दिया है। सेना के प्रति गहरा सम्मान है, वायुसेना अध्यक्ष ने मसले को गंभीरता से लिया है और हर एंगल की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।